नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत की मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सबसे पहले बुलेटिन में देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी और वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। त्रिपुरा में हिंसा का मामला गर्माता जा रहा है। वहां के हालातों को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कल दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। त्रिपुरा की बिगड़ती कानून व्यवस्था और अदालत की अवमानना को लेकर तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। दिल्ली में त्रिपुरा हिंसा मामले पर टीएमसी के सांसदों ने प्रदर्शन किया और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद सौगत राय ने कहा है कि शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे उनकी शिकायतों पर गौर करेंगे। ममता बनर्जी भी टीएमसी सांसदों से मुलाकात करेंगी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर कहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहेंगे तो 1 मिनट में पद छोड़ दूंगा। टाइम्स नाउ नव भारत के खास कार्यक्रम न्यूज की पाठशाला में सत्यपाल मलिक से कई तीखे सवाल पूछे गए। इस दौरान उन्होंने किसानों को उकसाने के आरोप को नकार दिया। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कुछ तो बात है हमारे देश की, बाकी सब मिट गए लेकिन हस्ती नहीं मिटती हमारी। डॉक्टर सूरज प्रकाश जन्म शताब्दी समारोह में भागवत ने कहा कि कई आक्रमणों को झेलकर भी आज हम जिंदा हैं। भारत उठ रहा है, केवल महाशक्ति बनने के लिए नहीं बल्कि हमें तो विश्व गुरु बनना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। पीओके को हासिल करने के सरकार के एजेंडे पर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि ये जो कहते हैं कि हम ये ले लेंगे वो ले लेंगे, इससे बात हल नहीं होगी। चीन से बात कर सकते हो जो रोजाना अंदर आ रहा है। मिशन यूपी में जुटे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में कोर ग्रुप की मीटिंग ली। कल गोरखपुर में रहने के बाद नड्डा आज कानपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। सबसे पहले गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद सीएम योगी के साथ जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। फिर बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। जेवर एयरपोर्ट की शिलान्यास से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए सीएम योगी आज शाम गौतम बुद्ध नगर आएंगे। शाम को योगी पीएम के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 25 नवंबर को करीब 6200 हेक्टेयर में बनने वाले दुनिया के चौथे सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सीटों को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही है। शिवपाल ने आखिरी बार अखिलेश को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 1 हफ्ते में जवाब नहीं मिलने पर हम लखनऊ में बड़ा सम्मेलन करेंगे और रणनीति बनाएंगे। शिवपाल ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि एक होकर चुनाव लड़ा जाए। हमने तो गठबंधन की भी बात कही है और विलय की भी। महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी हुई है, जिसको लेकर यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के प्रभारी अध्यक्ष और सीएलपी की बैठक हुई है। कुमारी शैलजा ने बताया कि देश भर में महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान चल रहा है, जिसका समापन दिल्ली में एक बड़ी रैली के तौर पर किया जाएगा। जल्द ही इसकी तारीखों का ऐलान होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज यूपी के मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे, जहां वे खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बताया कि अनुराग ठाकुर सांसद खेल स्पर्धा के जिला स्तरीय फाइनल में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पटना की सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। चारा घोटाले में भागलपुर और बांका ट्रेजरी से 46 लाख के निकासी मामले में सुबह 11 बजे उनकी पेशी होने वाली है। कल शाम को ही लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ पटना पहुंचे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को राहत मिली है। वानखेड़े के परिवार के बारे में ट्वीट करने से रोकने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मलिक के खिलाफ मानहानि मुकदमे में हाईकोर्ट ने कहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक के ट्वीट दुर्भावना से प्रेरित थे। अदालत ने यह भी कहा है कि मंत्री उचित सत्यापन के बाद ही वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ बयान दे सकते हैं। पंजाब के कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को खुदकुशी ही माना है और हत्या किए जाने की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। एजेंसी ने यह भी माना है कि उनकी हत्या करने के कोई सबूत नहीं है।
इंदौर में पुलिस वाले की दबंगई का वीडियो सामने आया है। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के महारानी रोड इलाके में एक एएसआई ने युवक को लात मुक्कों और थप्पड़ों से पीटा है। कहा जा रहा है कि 500 रुपए नहीं दिए गए तो एएसआई ने युवक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत मानवीय आधार पर अफगानिस्तान की मदद करेगा। भारत 50,000 मीट्रिक टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजने वाला है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अफगानिस्तान को भारत ने जिस मदद की पेशकश की है उसे पाकिस्तान के रास्ते ले जाने की अनुमति देने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी में फिर से कोरोना ने पांव फैलाना शुरू कर दिया है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का कहना है कि नए कोविड केस में उछाल देश का सबसे बदतर अनुभव है। वहीं एंजेला मर्केल ने सख्त प्रतिबंध लगाने की भी बात कही है। नेपाल के मदरसों में आईएसआई के संदिग्ध अधिकारियों का दौरा होने की बात सामने आई है। काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात अधिकारी नेपाल में प्रायोजित मदरसों और कार्यक्रमों का नियमित दौरा करते हैं। कहा जा रहा है कि स्थानीय मुस्लिम आबादी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान की ओर से भारत में हथियारों की तस्करी की साजिश की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की तस्करी करने वाले का पाकिस्तान कनेक्शन चेक करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया के जरिए हथियार तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम भी बदल लिया है। हालांकि इस मामले पर प्रियंका ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही इस मामले पर अब तक उनका कोई बयान सामने आया है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। एनसीआर में हवा की खराब स्थिति को लेकर सरकार ने कई प्रतिबंध 26 नवंबर तक बढ़ा दिए हैं। हालांकि 2 दिन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ है। विस्थापित कश्मीरियों के लिए स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिल्ली में कैंप का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली के जम्मू कश्मीर भवन के बाहर ये कैंप लगाया जाएगा और ये सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। पहले 2 चरणों में करीब 16,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस अब बदल दी गई है। उज्जैन के साधु संतों की आपत्ति के बाद आईआरसीटीसी ने यह फैसला लिया है। दरअसल रामायण सर्किट ट्रेन में वेटर्स भगवा ड्रेस पहनकर बर्तन उठा रहे थे, जिनका साधु संतों ने विरोध किया था। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण में कथित घोटाले के खिलाफ आज प्रदर्शन होगा। लखनऊ में शिक्षक भर्ती मामले में यूपी विधानसभा का प्रदर्शनकारी घेराव करेंगे। घेराव आंदोलन का भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने समर्थन किया है। गुजरात के भुज में भारतीय सेना, नौसेना, तटरक्षक दल, सीमा सुरक्षा बल और गुजरात पुलिस ने संयुक्त अभ्यास किया। कच्छ के क्रिक एवं रेगिस्तान में भारतीय सेना का सागर शक्ति प्रशिक्षण हुआ। मछली पकड़ने के नाम पर भारत में घुसपैठ की नापाक हरकतों को अब करारा जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि मोदी सरकार के पिछले 7 साल में शांति की बात नहीं रही, देश अमेरिका का गुलाम बनकर बैठ गया है। पिछले 7 साल में हम देख रहे हैं कि गुट निरपेक्षता की तो बात ही नहीं होती है, कि शांति की बात ही नहीं होती है, कि अमेरिकनों के गुलाम बनकर बैठे हैं और कहते हैं कि हमें बचाओ। किससे बचाओ? वो कहते हैं कि चीन से बचो। कहें कि लेकिन चीन के सबसे करीब के दोस्त तो आप ही हो। तो वो हो, लेकिन हमारा तब भी कुछ प्रतियोग चलेगा। तो इसलिए रूस के साथ जो हमारे संबंध हुआ करते थे सन 2014 तक, वो काफी कम हो चुके हैं। उसमें काफी चोट लगा है और हमारा कर्तव्य बनता है कांग्रेस के होते हुए कि हम करलेव साहब को और उनके साथियों को ये बताएं कि जो भी आज की मौजूदा सरकार कर रही हो, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मिशन उत्तर प्रदेश का आज दूसरा दिन है और गोरखपुर के बाद नड्डा आज कानपुर में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर जेपी नड्डा बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन को
संबोधित भी करने वाले हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान नड्डा के साथ मौजूद रहेंगे। दोनों ही गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और फिर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है और आज कानपुर में कई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे। बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन को संबोधित भी करने वाले हैं। हर एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए रखा गया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और पीएम मोदी की 3 दिनों के उत्तर प्रदेश दौरे का बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष ने स्टेट बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग भी ली और लखनऊ में यूपी बीजेपी नेताओं के साथ नड्डा ने चर्चा भी की। इस दौरान नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल समेत कई नेता शामिल थे और वहीं गोरखपुर में जेपी नड्डा ने संजय निषाद से मुलाकात की और चुनाव में सीटों के बंटवारे पर चर्चा की है। तो बीजेपी अध्यक्ष ने कोर कमेटी की मीटिंग ली है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं से खास चर्चा भी की जिसमें नड्डा संग योगी आदित्यनाथ, बंसल समेत कई दिग्गज नेता शामिल थे। और गोरखपुर की अगर बात करें तो संजय निषाद से जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा हुई। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को गौतम बुद्ध नगर जिले के दौरे पर आने वाले हैं और शाम को 4 बजे योगी जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां देखने के लिए आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले अफसर नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब शाम 4 बजे तक सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट साइट पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद 40 मिनट तक वो पीएम के कार्यक्रम को लेकर के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 25 नवंबर की अगर बात करें तो 25 नवंबर को पीएम जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। और अब देखिए राज्य की बड़ी खबरें। मिशन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं और वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सोमवार को मोगा में केजरीवाल ने एक रैली की और कई सारे ऐलान किए। केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो हर महिला के खाते में हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। बिना नाम लिए उन्होंने पंजाब की चन्नी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। वो पंजाब में जो भी वादा करते हैं 2 दिन बाद वो ही बोल दिया जाता है, लेकिन वो करता नहीं क्योंकि वो नकली है। पंजाब चुनाव में दिल्ली की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल राज्य के ऑटो चालकों को भी अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसी प्लानिंग के तहत केजरीवाल लुधियाना में ऑटो से ही ऑटो चालक दिलीप कुमार तिवारी के घर पहुंचे और वहां पर खाना खाया। केजरीवाल ने ऑटो चालकों से वहां वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो कॉरपोरेशन बनाएंगे जिसमें डिसीजन मेकिंग में ऑटो और टैक्सी वालों को रखा जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बीच मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो शिवपाल यादव ने अखिलेश को अल्टीमेटम दिया है कि गठबंधन पर फैसला जल्दी हो जाना चाहिए। शिवपाल ने कहा कि वो चाहते हैं कि एक होकर चुनाव लड़ा जाए। शिवपाल के मुताबिक नेताजी ने हमको पढ़ाया भी है, कभी कभी कुश्ती के दाव भी सिखाए हैं। राजनीति के बारे में भी बहुत कुछ उनसे हमने सीखा है। पूरे लोग चाहते हैं कि एक होकर के भी चुनाव लड़ो, तो इसलिए हम भी चाहते हैं एक होकर के लड़ो। अब फैसला जल्दी हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो हम 1 हफ्ते के अंदर फिर कहीं न कहीं अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सम्मेलन फिर करेंगे। शिवपाल ने कहा, एकता में ताकत होती है, बिखराव में ताकत नहीं होती। परिवार में बिखराव होता है तो बहुत कमियां आती है। शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर एक फोटो भी ट्वीट की है। इसके साथ उन्होंने लिखा है, मैंने वहां भी तुझे मांगा था जहां लोग सिर्फ खुशियां मांगते हैं। आपको जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और देश और समाज को ऐसे ही दिशा दें। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में चल रहे राजनीतिक संघर्ष की दस्तक अब देश की राजधानी दिल्ली में सुनाई देने लगी है। राज्य में चल रहा राजनीतिक दंगल अब दिल्ली शिफ्ट हो गया है। टीएमसी के नेता और सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं और त्रिपुरा में हो रही राजनीतिक हिंसा के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
सोमवार को टीएमसी के करीब 16 सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन फौरन समय नहीं मिलने पर सभी सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर ही प्रदर्शन किया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बुधवार को पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली है। उधर त्रिपुरा की बिगड़ती कानून व्यवस्था और अदालत की अवमानना को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वैसे तो त्रिपुरा में राजनीतिक माहौल तुलनात्मक रूप से हमेशा शांत ही रहा है, लेकिन जानकार कहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में हुई हिंसा के बाद से ही त्रिपुरा सुर्खियों में रहा है। पुलिस पिटाई का ये वायरल वीडियो इंदौर का है। वीडियो में एक एएसआई इस लड़के की पिटाई कर रहा है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि ये जांच के नाम पर पुलिस अधिकारी ने उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाली और उसे छोड़ने के बदले 500 रुपए की घूस मांगी। जब उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो उसकी पिटाई कर दी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक पुलिस वाले ने पहले युवक को लात मारी और फिर उसे थप्पड़ मारने लगा। सूचना मिलते ही डायल 100 की एक टीम मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले आई। हालांकि युवक को रिहा कर दिया गया है। उधर वीडियो वायरल होने पर आरोपी एएसआई को लाइन अटैच किया गया है। घटना इंदौर के महारानी रोड इलाके की है। गुजरात के गगन में हिंद के लड़ाकू विमानों की गर्जना ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। चाहे आसमान की ऊंचाई हो या नदी की गहराई हो, कच्छ के क्रिक और रेगिस्तान में भारतीय शेरों ने ऐसा दम दिखाया कि इमरान और जिनपिंग खेमे में खलबली मच गई। दुश्मन चाहे आसमान से हमला करे या फिर पानी के रास्ते अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करे, हमारे जवानों ने दिखा दिया है कि वो हर मोर्चे पर देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। गुजरात में 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक सागर शक्ति एक्सरसाइज में सशस्त्र बलों ने अपना युद्ध कौशल दिखाया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और गुजरात सुरक्षा तंत्र के जवान शामिल हुए थे। एक्सरसाइज में आसमान से लेकर जमीन और पानी के भीतर ऑपरेशन को अंजाम देने के गुर साझा किए गए। अक्सर गुजरात में पानी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की जाती है। इस घुसपैठ की कोशिश को किस तरह से नाकाम करना है, इस एक्सरसाइज में जवानों ने एक दूसरे के साथ इसकी टैक्टिक्स साझा की। बिहार से हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो राज्य में शराबबंदी के कानून के मुंह को चिढ़ा रही है। टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन के बाद बिहार पुलिस चौकस हो गई है और यहां पर शराब की तलाश में राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी की जा रही है। ए भाई कहाँ घर? ए भाई, हाँ गाँव का है गाँव। क्या राजधानी पटना, क्या सारण और क्या बक्सर, सुशासन की शराबबंदी के सबूत कहीं केले के ढेर में छिपे मिलेंगे तो कहीं सड़क पर गिरे मिलेंगे तो कहीं टेबल पर सजे मिलेंगे। ए बाबू, ए भाई। टाइम्स नाउ नव भारत ने जब से बिहार में शराबबंदी की हकीकत से अपने स्टिंग ऑपरेशन में पर्दा उठाया है, तब से बिहार पुलिस का पूरा अमला चौकस हो गया है। पुलिस के जवान कभी छत पर दिखाई देते हैं तो कभी रातों रात गश्त लगाते दिखाई पड़ते हैं। मुस्तैदी ऐसी है कि पाताल से भी मदिरा का प्याला खोज कर ले आए। और निकालो। अब इससे शराबबंदी के नाम पर मजाक ही कहा जाएगा कि जिस राज्य में शराब पर पूरी तरह पाबंदी है, उसके जिले जिले में शराब की खेप बरामद हो रही है। सबसे पहले आपको राजधानी पटना की ही तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि यहीं से पूरे राज्य की सरकार चलती है। राजधानी में ही शराबबंदी की हकीकत क्या है, वो पुलिस के एक्शन से साफ साफ सामने आ रही है। बिहार पुलिस ने शराब पकड़ने के लिए पटना के आधा दर्जन से ज्यादा स्लम एरिया में छापेमारी की। पुलिस के जवान घरों के अंदर और घरों की छत पर शराब खोजते नजर आए। जिन इलाकों में छापेमारी की गई उनमें जगदेव पथ मुसहरी, चितकोहरा, कौशल नगर, यारपुर का स्लम एरिया शामिल है। पुलिस ने इन इलाकों से शराब के धंधे में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
पटना के बाद चलिए आपको सारण लेकर चलते हैं, जहां एक सूचना के आधार पर जब पुलिस ने एक पिकअप ट्रक को रोका तो पहले केले के ढेर दिखाई दिए। जब सघन तरीके से वाहन की चेकिंग की गई तो केले के ढेर के नीचे शराब का पूरा जखीरा बरामद हुआ। यहां 840 से ज्यादा बोतलें बरामद की गई। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। किसी एक जगह का हो तो दिखाएं, किसी एक जगह का हो तो बताएं। यहां तो हर जिले में शराबबंदी की पोल खोलने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अब जरा पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां पुलिस ने शराब की तलाश में एक जिम में छापेमारी की। जैसे ही पुलिस की टीम जिम के अंदर पहुंची तो शराबबंदी के सच की हकीकत टेबल पर सजी नजर आई। यहां कोई टेबल पर जाम रखकर पार्टी मना रहा था तो कोई शराब के नशे में बेसुध पड़ा था। किसी का आलम यह था कि टेट्रा पैक साथ लेकर नशे में मदहोश था। ये देखिए, पुलिस ने उसे उठाने की कोशिश भी की, लेकिन नशा इतना कि वो टस से मस नहीं हुआ। बक्सर जिले में तो शराबबंदी की हकीकत सड़कों पर गिरी हुई नजर आई। यहाँ किसी को शराब की तलाश करने की जरूरत तक नहीं पड़ी, बल्कि शराब के शौकीन खुद अपनी असलियत लेकर सड़कों पर नशे में धुत नजर आ गए। भाई साहब कोई बीच सड़क नशे की खुमारी में खोया था तो कोई सड़क के किनारे शराब के नशे में सोया था। कहाँ घर हो? ए भाई, घर कहाँ है तुम्हारा? घर कहाँ है? घर कहाँ है? शराबबंदी को लेकर पुलिस के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर सीएम नीतीश कुमार का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। इस बार जो समीक्षा बैठक हुई उसमें बहुत स्पष्टता के साथ हमने सारे अधिकारियों को कह दिया कि भाई एक एक चीज को देखिए और ये बहुत जरूरी है। तो अब करना शुरू किया है, लोगों ने काम करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री महोदय की बातों को पुलिस ने कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है, तभी तो वो शराब की तलाश में कहीं भी किसी विलन की तरह एंट्री मार रही है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह एक मैरिज हॉल में पुलिस की टीम पहुंची और दुल्हन तक के कमरे में शराब की खोजबीन की। टीम के साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। हालांकि इसको लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार की जमकर खिंचाई भी की। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या इस बार वाकई बिहार में शराबबंदी असलियत में जमीन पर उतर पाएगी, या फिर कुछ दिन चुस्ती फुर्ती दिखाने के बाद पुलिस भी शांत पड़ जाएगी और एक बार फिर शराब बोतल से बाहर आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से ये बड़ी खबर है, जहां पर 4 दिन तक यहां पर सागर शक्ति का युद्ध अभ्यास चला है। ये बड़ी खबर आपको बताएंगे, इस रिपोर्ट को देखिए। गुजरात के गगन में हिंद के लड़ाकू विमानों की गर्जना ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। चाहे आसमान की ऊंचाई हो या फिर नदी की गहराई हो, कच्छ के क्रिक और रेगिस्तान में भारतीय शेरों ने ऐसा दम दिखाया कि इमरान और जिनपिंग खेमे में खलबली मच गई। दुश्मन चाहे आसमान से हमला करे या फिर पानी के रास्ते अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर ले, हमारे जवानों ने दिखा दिया है कि वो हर मोर्चे पर देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। गुजरात में 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक चले सागर शक्ति एक्सरसाइज में सशस्त्र बलों ने अपना युद्ध कौशल दिखाया। इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और गुजरात सुरक्षा तंत्र के जवान शामिल हुए। इस प्रशिक्षण में आसमान से लेकर जमीन और पानी के भीतर ऑपरेशन को अंजाम देने के गुर साझा किए गए।
अक्सर गुजरात में पानी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की जाती है। इस घुसपैठ की कोशिश को कैसे नाकाम करना है, इस एक्सरसाइज में जवानों ने एक दूसरे के साथ इसको लेकर टैक्टिक्स साझा की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल के जवान बोट से लेकर नदी के किनारे पर मोर्चा संभाले हुए हैं। पूरी मुस्तैदी और चौकसी के साथ दुश्मन पर नजर रखी जा रही है और मौका मिलते ही उसके मंसूबों को नाकाम करने की ट्रेनिंग भी हो रही है। ये एक्सरसाइज राजस्थान और गुजरात के प्रशिक्षण क्षेत्रों में चल रहे दक्षिण शक्ति अभियान का हिस्सा थी। इसका मकसद तीनों सेनाओं को एक साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देने का अनुभव साझा करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के वीरों को सम्मानित किया है, जिनमें से खास नाम है शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल का, जिनके शौर्य पर देश को गर्व है। मरणोपरांत मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और सम्मान लेने उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल ढोंडियाल और मेजर विभूति की मां पहुंची। पाकिस्तान के F-16 विमान को निस्तानाबूद करने वाले अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल। लेफ्टिनेंट नितिका कौल ढोंडियाल को मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल के शौर्य पर गर्व है। मरणोपरांत मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल ढोंडियाल और मां ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये सम्मान प्राप्त किया। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। वो 18 फरवरी 2019 का दिन था जब मेजर विभूति ढोंडियाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एक एनकाउंटर में वीर गति को प्राप्त हुए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद ही पुलवामा के पिंगलान गांव में आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था और पिंगलान के इसी ऑपरेशन में एनकाउंटर के दौरान सेना के 4 जांबाज शहीद हो गए थे। इन शहीदों में मेजर विभूति ढोंडियाल भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट की वर्दी में ढोंडियाल कौल तब सिर्फ मेजर ढोंडियाल की पत्नी थी, लेकिन जब उन्होंने तिरंगे में लिपटे मेजर ढोंडियाल को देखा तभी तय कर लिया था कि यही वर्दी उनकी भी शान बनेगी। जब लेफ्टिनेंट नितिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मेजर विभूति का शौर्य चक्र लेने पहुंची तो वो वर्दी में थी। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को शौर्य चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया, जिन्होंने 5 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। उनके ही शौर्य का नतीजा था कि 200 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ और एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। मेजर विभूति के नक्शे कदम पर चलते हुए पत्नी नितिका ने भी दिसंबर 2019 में प्रयागराज में विमेन एंट्री स्कीम की परीक्षा दी और प्रशिक्षण के बाद सेना में शामिल हुई। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को शौर्य चक्र से नवाजा गया तो पाकिस्तान को पटखनी देने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो अभिनंदन वर्धमान जो आज ग्रुप कैप्टन हैं। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षित वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। देश के वीरों को जब सम्मानित किया जा रहा था तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे।
ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को 27 फरवरी 2019 को उसके बाद दिखाए गए पराक्रम के कारण वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कमांडर वर्धमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्धमान अभिनंदन। सत्ताईस फरवरी 2019 का वो दिन हर भारतीयों को हमेशा याद रहेगा, जब पाकिस्तान के साथ हवाई युद्ध में दुश्मन मुल्क के F-16 लड़ाकू विमान को अभिनंदन वर्धमान ने मार गिराया था। सम्मान देने के वक्त अभिनंदन वर्धमान के पाकिस्तान में बंदी बनाकर रहने की बात भी बताई गई और बताया गया कि पूरे आत्मविश्वास और वीरता के साथ अभिनंदन वर्धमान ने दुश्मनों का सामना किया और शत्रु के सामने असाधारण साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाए रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खासतौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल्स के पहले बटालियन में इंजीनियर कॉर्प्स के सैपर प्रकाश जाधव को शत्रु का मुकाबला करने के लिए सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद प्रकाश जाधव की पत्नी रानी प्रकाश जाधव और मां शारदा जाधव ने ये सम्मान स्वीकार किया। सैपर प्रकाश जाधव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दी। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव। और नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बिहार से हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो राज्य में शराबबंदी के कानून को मुंह चढ़ा रही हैं। टाइम्स नाउ भारत के स्टिंग ऑपरेशन के बाद से बिहार पुलिस चौकस हो गई है और शराब की तलाश में राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी भी हो रही है। ए भाई कहाँ घर? ए भाई हाँ, गांव का है गांव। क्या राजधानी पटना, क्या सारण और क्या बक्सर, सुशासन की शराबबंदी के सबूत कहीं केले के ढेर में छिपे मिलेंगे, तो कहीं सड़क पर गिरे मिलेंगे, तो कहीं टेबल पर सजे मिलेंगे। ए बाबू, ए भाई। टाइम्स नाउ नवभारत ने जब से बिहार में शराबबंदी की हकीकत से अपने स्टिंग ऑपरेशन में पर्दा उठाया है, तब से बिहार पुलिस का पूरा अमला चौकस हो गया है। पुलिस के जवान कभी छत पर दिखाई देते हैं तो कभी रातों रात गश्त लगाते दिखाई पड़ते हैं। मुस्तैदी ऐसी है कि पाताल से भी मदिरा का प्याला खोज कर ले आए। आरो निकालो। अब इसे शराबबंदी के नाम पर मजाक ही कहा जाएगा कि जिस राज्य में शराब पर पूरी तरह पाबंदी है, उसके जिले जिले में शराब की खेप बरामद हो रही है। सबसे पहले आपको राजधानी पटना की ही तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि यहीं से पूरे राज्य की सरकार चलती है। राजधानी में ही शराबबंदी की हकीकत क्या है, वो पुलिस के एक्शन से साफ साफ सामने आ रही है। बिहार पुलिस ने शराब पकड़ने के लिए पटना के आधा दर्जन से ज्यादा स्लम एरिया में छापेमारी की। पुलिस के जवान घरों के अंदर और घरों की छत पर शराब खोजते नजर आए। जिन इलाकों में छापेमारी की गई उनमें जगदेव पथ मुसहरी, चितकोहरा, कौशल नगर, यारपुर का स्लम एरिया शामिल है। पुलिस ने इन इलाकों से शराब के धंधे में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
पटना के बाद चलिए आपको सारण लेकर चलते हैं, जहां एक सूचना के आधार पर जब पुलिस ने एक पिकअप ट्रक को रोका तो पहले केले के ढेर दिखाई दिए। जब सघन तरीके से वाहन की चेकिंग की गई तो केले के ढेर के नीचे शराब का पूरा जखीरा बरामद हुआ। यहां 840 से ज्यादा बोतलें बरामद की गई। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। किसी एक जगह का हो तो दिखाएं, किसी एक जगह का हो तो बताएं। यहां तो हर जिले में शराबबंदी की पोल खोलने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अब जरा पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां पुलिस ने शराब की तलाश में एक जिम में छापेमारी की। जैसे ही पुलिस की टीम जिम के अंदर पहुंची तो शराबबंदी के सच की हकीकत टेबल पर सजी नजर आई। यहां कोई टेबल पर जाम रखकर पार्टी मना रहा था तो कोई शराब के नशे में बेसुध पड़ा था। किसी का आलम यह था कि टेट्रा पैक साथ लेकर नशे में मदहोश था। ये देखिए, पुलिस ने उसे उठाने की कोशिश भी की, लेकिन नशा इतना कि वो टस से मस नहीं हुआ। बक्सर जिले में तो शराबबंदी की हकीकत सड़कों पर गिरी हुई नजर आई। यहाँ किसी को शराब की तलाश करने की जरूरत तक नहीं पड़ी, बल्कि शराब के शौकीन खुद अपनी असलियत लेकर सड़कों पर नशे में धुत नजर आ गए। भाई साहब। कोई बीच सड़क नशे की खुमारी में खोया था तो कोई सड़क के किनारे शराब के नशे में सोया था। कहाँ घर हो? ए भाई, घर कहाँ है तुम्हारा? घर कहाँ है? घर कहाँ है? शराबबंदी को लेकर पुलिस के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर सीएम नीतीश कुमार का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। इस बार जो समीक्षा बैठक हुई उसमें बहुत स्पष्टता के साथ हमने सारे अधिकारियों को कह दिया कि भाई एक एक चीज को देखिए और ये बहुत जरूरी है। तो अब करना शुरू किया है, लोगों ने काम करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री महोदय की बातों को पुलिस ने कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है, तभी तो वो शराब की तलाश में कहीं भी किसी विलन की तरह एंट्री मार रही है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह एक मैरिज हॉल में पुलिस की टीम पहुंची और दुल्हन तक के कमरे में शराब की खोजबीन की। टीम के साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। हालांकि इसको लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार की जमकर खिंचाई भी की। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या इस बार वाकई बिहार में शराबबंदी असलियत में जमीन पर उतर पाएगी, या फिर कुछ दिन चुस्ती फुर्ती दिखाने के बाद पुलिस भी शांत पड़ जाएगी और एक बार फिर शराब बोतल से बाहर आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा। अब हम आपको बिहार पुलिस की मनमानी दिखाने जा रहे हैं, जिसमें शराब की सर्च करते करते पटना पुलिस के कुछ सिपाही एक शादी समारोह में जा घुसे और हर कमरा, हर अलमारी की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां से एक बूंद शराब भी नहीं मिली। दरअसल हमने दिखाया था कि बिहार के मंत्री के घर के बगल में शराब बिक रही है और गंगा किनारे शराब बिक रही है। पुलिस की शराब शादियों में दुल्हन के कमरे में ढूंढ रही थी। देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार का गजब सुशासन है। शराबबंदी पर नीतीश कुमार की सारी सरकारी मशीनरी फुल एक्शन में है। पटना के जेडी वुमेन्स कॉलेज के नजदीक पटना पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, जब कॉलेज के नजदीक करपुरी ग्राम में पुलिस ने छापा मारा और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। देसी शराब की बोतलों को जमीन के नीचे गाड़ कर रखा गया था। अब आपको नीतीश कुमार की पुलिस की एक्शन फिल्म का पार्ट 2 दिखाते हैं। बिहार पुलिस की इस फिल्म को आप पुलिस की मनमानी का नाम दे सकते हैं। पुलिस की मनमानी की इस फिल्म की लोकेशन है पटना का रामकृष्ण नगर और सीन शादी का। पटना के बोधि विहार में शादी का जलसा चल रहा था। लोग खुश थे, तभी लाइट्स, कैमरा और एक्शन शुरू होता है। शादी के सीन में पुलिस की एंट्री होती है। एंट्री सीन पर गौर कीजिए, ये महोदय पुलिस की वर्दी में है। कंधे पर सितारे नहीं है, मतलब कि जूनियर पुलिसकर्मी है। सिर पर काला कपड़ा, बिल्कुल हीरो वाली एंट्री। दूसरे कैमरे से आप देखिए, राइफल को यूं लहरा के चल रहे हैं जैसे बस विलेन की एंट्री होगी और धाएं, विलेन खत्म।
अब आपको बता देते हैं कि ये किसी विलेन या गैंगस्टर की तलाश में यहां नहीं आए, ये तलाश में है शराब की, क्योंकि बिहार में शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध है। तो बस पुलिस ने शादी समारोह में खलल डालते हुए शराब की सर्च शुरू कर दी। पुलिस ने पूरे मैरिज हॉल में ऐसे दबिश दी जैसे कोई पूरे प्रदेश भर की शराब इसी शादी के मंडप से बरामद होने वाली है। कोई कमरा नहीं बचा, कोई अलमारी नहीं बची जिसे पुलिस कर्मियों ने खोला ना। कमरा दादी अम्मा का हो या फिर दुल्हन का, पुलिस ने पूरी तसल्ली से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुशासन की कस्में खाने वाले नीतीश कुमार की पुलिस ने महिलाओं के बीच अपने सर्च ऑपरेशन के लिए महिला पुलिस को भी अपने साथ लेना जरूरी नहीं समझा। वाह सुशासन बाबू। और हद तो तब हो गई जब खुद सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने पुलिस के इस एक्शन को जायज ठहरा दिया। इस बार जो समीक्षा बैठक हुई उसमें बहुत स्पष्टता के साथ हमने सारे अधिकारियों को कह दिया कि भाई एक एक चीज को देखिए और ये बहुत जरूरी है, तो अब करना शुरू किया है, लोगों ने काम करना शुरू किया है। नीतीश बिहार में शराबबंदी का फैसला कोई नया नहीं कि अचानक शराब की तलाश शुरू हो गई। अगर सख्ती से शराबबंदी लागू की जाती तो शायद न मंत्री के घर के बगल में शराब बिकती, न गंगा किनारे और न ही बिहार के अन्य हिस्सों में, और कोई आप पर सवाल भी नहीं उठा पाता। दुल्हन के कमरे तक कोई नहीं जाता है। परिवार के लोग भी जब शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो सड़कों पर नाचने वालों को यदि तुम शराब पीना हुआ समझते हो तो पकड़ लो, लेकिन होटल में डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी बाहर के लोग, बाहर के राज्यों को लोग जिनको ना समझी कि बिहार में क्या है, आ रहे हैं तो पकड़ लिए गए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना पुलिस के इस एक्शन को महिलाओं की निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया और ट्वीट किया। बिहार पुलिस शराबबंदी के नाम पर बिना महिला पुलिस कर्मियों के दुल्हन के कमरों और कपड़ों की तलाशी ले रही है। ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। बिहार में शराब कैसे और क्यों पहुंची, कौन पहुंचा रहा है, उसकी जांच और खोज भी नहीं, लेकिन उल्टा सन की सरकार महिलाओं को परेशान कर रही है। अचानक नीतीश कुमार एक्शन में कैसे आ गए, इसकी वजह आपको हम बताते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने कुछ दिन पहले बिहार में शराब को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें नीतीश कैबिनेट के मंत्री के घर से महज कुछ ही दूरी पर शराब बेची जा रही थी। गंगा किनारे भी शराब बिक रही थी। नीतीश कुमार का एक्शन सिर्फ उन्हीं जगहों पर नजर नहीं आया, एक्शन दिखाई दिया तो शादी समारोह में। और हैरानी की बात यह कि शादी समारोह में पुलिस को एक बूंद भी शराब नहीं मिली। यानी हिट है नीतीश कुमार और सुपर हिट है नीतीश कुमार की पुलिस। साकेत सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, पटना। इस वक्त एक अहम खबर। आज अरविंद केजरीवाल के मिशन पंजाब का दूसरा दिन है और आज केजरीवाल लुधियाना में होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इससे एक दिन पहले केजरीवाल ने मोगा से अपने मिशन पंजाब की शुरुआत की। केजरीवाल ने मोगा में ऑटो की सवारी का लुत्फ भी उठाया था और यहां पर खाना भी खाया था। तो आज लुधियाना में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचेंगे। लुधियाना में पार्टी नेताओं के संग अरविंद केजरीवाल की ये मुलाकात होने वाली है। केजरीवाल ने कल मोगा से अपने दौरे की शुरुआत की थी और अब ये चुनावी दौरा लुधियाना जा पहुंचेगा। आज केजरीवाल के मिशन पंजाब का दूसरा दिन है। तो लुधियाना में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल लगातार, क्योंकि पंजाब में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी सिलसिले में 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर अरविंद केजरीवाल और इसी सिलसिले में आज वो लुधियाना में होंगे और तमाम पार्टी नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। आगे की चुनाव को लेकर के रणनीति भी बनाई जाएगी। कल भी कार्यक्रम हुआ, मोगा से अपनी शुरुआत की चुनावी अभियान की और आज केजरीवाल लुधियाना में होंगे, पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ।